दूसरे अपराधी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक की पहचान कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी गोलू मिश्रा के रूप में हुई है। इस घटना में अब तक एक ग्रामीण और 2 अपराधियों समेत 3 लोगों की जान जा चुकी है। 24 अप्रैल को भोरे के लाला छापर बाजार में 6 अपराधियों ने लूटपाट की थी, जिसमें फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़कर पीटा था, जिनमें दोनों की मौत हो चुकी है। तो इलाज के दौरान अब गोलू ने भी दम तोड़ दिया है। ये तस्वीर सामने आई थी जहां पर भीड़ के शिकार ये हुए थे। अब दोनों की मौत हो गई है। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लूट के दौरान ग्रामीणों ने पकड़ा था, पिटाई की थी। ये मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से सवाल भी कई उठे थे। गोविंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, एक और की मौत इस पिटाई मामले में, क्या जानकारी और आपके पास? लाला छापर बाजार की है, जहां पर बीते 24 अप्रैल को आभूषण दुकान में लूटपाट हुई थी और लूटपाट के दौरान अपराधियों ने फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में ग्रामीण बबलू मिश्र की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने अपराधियों को पकड़कर बेरहमी से पिटाई की, जिसमें एक अपराधी की तो मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन जो दूसरा अपराधी था गोलू मिश्र, वो घायल था और उसका इलाज पुलिस की कस्टडी में चल रहा था और इलाज के दौरान ही उसकी देर रात अस्पताल में मौत हो गई। गोलू मिश्र जो है वो कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। हालांकि तीसरे अपराधी जो है उसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। बाकी जो 3 फरार अपराधी है उनकी पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए इस वक्त गोपालगंज पुलिस यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाके में लगातार छापेमारी कर रही है। तो इस मामले में पुलिस ने एक मॉब लिंचिंग का केस भी दर्ज किया है, क्योंकि ग्रामीणों ने कानून को हाथ में लेकर अपराधियों की बेरहमी से पिटाई की थी और एक अपराधी की मौके पर हत्या कर दी थी। तो पुलिस ने मॉब लिंचिंग का केस दर्ज कर लिया है। दूसरी FIR आभूषण व्यवसायी ने अपराधियों के विरुद्ध कराई है, जिसमें लूटपाट करने का आरोप लगाया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी भी इलाके में तैनात है। एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े बाजार में लूट की वारदात हुई थी, उसके बाद लोग उग्र होकर अपराधियों की पिटाई किए थे। इससे पुलिस अलर्ट है और लगातार एक बिंदु पर जांच कर रही है। हालांकि जो अपराधी हैं उनके 3 पिस्टल को भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर इलाके से बरामद कर लिया है। बाकी जो फरार अपराधी है उनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी चल रही है। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका गोविंद। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नालंदा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बारात के दौरान विवाद और विवाद में हिंसक झड़प और गोलीबारी से हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति को गोली लगी, अस्पताल में चल रहा घायल का इलाज। सरमेरा थाना क्षेत्र के इसुआ गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति को गोली लग गई और जिसको गोली लगी उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सरमेरा थाना क्षेत्र के इसुआ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप ही देख रहे हैं ये अस्पताल का, जहां पर घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैर में गोली लगी है और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। लड़ाई झगड़ा में लोग गोली मार दिया गया है और कुछ बात नहीं। किससे लड़ाई झगड़ा? वहाँ पे दुसाद हम लोग बगल वाला दुसाद जात के दुसाद। कटिहार से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश के दौरान ठनका गिरा। अलग अलग थाना क्षेत्र में यह मौत हुई है। आजमनगर थाना क्षेत्र के शीतल मनी पंचायत में 65 वर्षीय मोहम्मद अब्बास, कोड़ा थाना क्षेत्र के चंदवा पंचायत में 27 वर्षीय मंगलेश कुमार और सीमापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर सुखासम गांव में 45 वर्षीय अकमल हुसैन की मौत हुई है। तो देखिए, तेज बारिश और ठनका और इस बदलते मौसम ने, बिगड़ते मौसम ने कईयों की जान ले ली है। कटिहार से खबर, इस मौत के बाद से देखिए परिवार वालों में चीख पुकार है। 3 लोगों की मौत इस ठनका की चपेट में आने से हो गई है। हालांकि प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। मुआवजा राहत देने की बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां पर गेहूं पिसवाने के लिए घर से निकले 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के तगौल घाट के पास की है। 12 साल का रवि कुमार और अंश कुमार घर से बाहर निकला था। आटा चक्की में गेहूं रख करके दोनों तगौल घाट पर गंडक नदी में नहाने चला गया, लेकिन वहीं पर दोनों डूब गया। अब इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और SDRF की टीम ने
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 2 घंटे के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। खबर गिरिडीह से है, जहां सदर प्रखंड के लेदा बस्टो गांव में फूड पॉइजनिंग ने कहर बरपाया है। गांव में घूम घूम कर गुपचुप छोला बेचने वाले से चाट खाने के बाद एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि 22 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। एक साथ इतने लोगों की तबीयत बिगड़ने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। वहीं मृतक रंजन कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलते ही गिरिडीह डीसीपी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मामले की गंभीरता से जांच के आदेश भी दिए हैं। संध्या को खाया और रात को जैसे ऐसे ये लोग कोई उल्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तब वहाँ पर डॉक्टर से दवाई फवाई दिलाया, तब सब उल्टी हो रहा है। तब हम लोग हम बोला यार यहाँ से कुछ कंट्रोल नहीं होगा, आप हॉस्पिटल ले करने की कोशिश करो। तब सगरे लेकर गांव में गया था और बच्चों ने और कुछ बड़ों ने भी चाट और गुपचुप खाए थे। उसमें छोले के साथ जो मटर का छोला बनता है और कुछ चने भी उसमें थे, वो सब बच्चों ने सबने खाए हैं और ये सब फूड पॉइजनिंग का मैटर लगता है। टोटल 18 बच्चे अभी हम लोग के पास यहाँ भर्ती हैं। 1-2 बच्चे कुछ प्राइवेट में भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 2 बड़े हैं। एक बच्चे का अभी ब्रॉड डेड है और उसको भी चेक कर लेते हैं अभी पोस्टमार्टम करके कि उसको कोई और कॉन्ट्रेक्शन नहीं थी। अभी जो बाकी बच्चे हैं वो सब नॉर्मल हैं। भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय ने भी हाई अलर्ट जारी किया है, जबकि रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने गश्ती और जांच बढ़ा दी है। हर आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। पूरी जांच के बाद ही लोगों को भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। खबर यह है कि भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके में 11 संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है, तो भारत नेपाल सीमा पर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर और ज्यादा सतर्कता बढ़ाई है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पुलिस मुख्यालय ने भी हाई अलर्ट जारी किया है, जबकि रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने गश्ती और जांच बढ़ाई है। तो हर आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। जिस पर शक हो रहा है उसे पूछताछ की जा रही है। में हो रहे धार्मिक आयोजनों पर भी अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नज़र है और वैसी स्थिति में काफ़ी संख्या में यहाँ के लोग जो है वो नेपाल जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए इज्तिमा जो है वो धार्मिक आयोजन वहाँ पे किया गया है। तो वैसी स्थिति में बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ साथ कई अन्य देशों के भी लोग वहाँ पर नेपाल में आने की, धर्मगुरुओं की आने की सूचना है। तो वैसी स्थिति में गृह विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके बाद जो है एसएसबी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ हर वाहन की जांच करने में जुटे हैं। खासतौर पर नेपाल से आने वाले हर वाहनों की जांच की जा रही है, किसी से कोई गड़बड़ी न हो। जो संदिग्ध हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। और खासतौर पर पिछले दिनों ही गृह मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में ये सख्त हिदायत दिया गया कि हर आने जाने वाले की विशेष रूप से जांच की जाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस पर विशेष नजर रखा जाए। खासतौर पर जो तस्करी करने वाले हैं, चाहे गांजा तस्कर हैं, शराब तस्कर हैं या मानव तस्कर हैं, उस पर विशेष रूप से नजर रखी जाए और इसलिए हर कागजात की जांच करने के बाद ही उनको भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। तो देखिए, कोशिश है कि किसी तरह कोई गड़बड़ी न हो, इस पर विशेष नजर जो है वो एसएसबी ने रखी है और वैसी स्थिति में हर वाहनों की जाँच जो है सघन तरीके से की जा रही है ताकि किस तरह की कोई संदिग्ध दिखे उन पर विशेष रूप से कार्रवाई भी की जाए। उन्नीस कुमार, न्यूज 18, रक्सौल, मोतिहारी। अब बात करते हैं ऐसे घोटाले की जिससे बिहार के चारा घोटाले से जोड़ा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी घोटाले के, जिसके तार चाईबासा से लेकर रांची तक जुड़ गए हैं। अब इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही है। घोटाले की गूंज सत्ता के गलियारों तक, सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम, सालों से चल रहा अवैध निकासी का खेल, ट्रेजरी घोटाले के तार कितने गुनहगार, बढ़ रहा दायरा, असली मास्टरमाइंड कौन, करोड़ों की निकासी और सिस्टम खामोश। क्या झारखंड में ट्रेजरी का ताला टूट चुका है? यह सिर्फ अकाउंटेंट की करतूत है
या पूरा नेटवर्क है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चाईबासा से लेकर राजधानी रांची तक करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। चाईबासा में ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से करीब 45 लाख रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया। इस मामले में एसपी ऑफिस में पूर्व में पदस्थापित सिपाही देवनारायण मुर्मू, उनके 2 रिश्तेदारों और एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। जिला प्रशासन ने जांच के लिए एडीसी, एसडीओ, डीएसपी और वित्त विशेषज्ञों की टीम गठित की है। प्रारंभिक जांच में 2016 से 22 के बीच वेतन, पेंशन समेत विभिन्न मदों में 35 से 45 लाख रुपए की गड़बड़ी की आशंका जताई है। इस घोटाले के तार हजारीबाग, बोकारो, पलामू, रांची समेत कई जिलों तक जुड़े हैं, जहां सालों से करोड़ों में अवैध निकासी की जा रही है। तो वहीं अब इस घोटाले को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने मामले में लीपापोती की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी घोटाले की जांच की मांग केंद्रीय एजेंसी से कराने का इसलिए मांग कर रही है कि जो भी चीज़ें सामने आई है, क्या उतना ही है या उससे ज़्यादा हुआ है या अन्य विभागों में भी हुआ है। तो इसकी जांच जब तक केंद्रीय एजेंसी नहीं करेगी तो ये राज्य सरकार की सीआईडी इस जांच को कितना आगे बढ़ा पाएगी। वहीं जेएमएम ने मामले में बचाव करते हुए एसआईटी जांच में सच आने की बात कही और बीजेपी को अपने लोगों के फंसने का डर सता रहा है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा उससे राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं, वह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। ट्रेजरी में जो गड़बड़ियां हुई है, उन गड़बड़ियों का पर्दाफाश भी हो रहा है, लोगों के नाम आ रहे हैं, लोग पकड़ में आ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सीआईडी के जांच से, एसआईटी के मामले से वैसे सभी चेहरे जो इस घोटाले में संलिप्त हैं, वो सभी चेहरे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इस राज्य की जनता ने उनको वोट भी किया है। उसके बाद अगर राज्य की एजेंसियों पर उनका भरोसा नहीं, जिसका यह मतलब है कि इस राज्य के ऊपर उनका विश्वास नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या झारखंड में ट्रेजरी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या संगठित भ्रष्टाचार का हिस्सा? क्या दोषियों की सिर्फ गिरफ्तारी होगी या बड़े स्तर पर जवाबदेही तय होगी? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ और रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजधानी पटना से है, जहां बढ़ती गर्मी के कारण आग लगने की भी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। खासकर झुग्गी झोपड़ियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसी को देखते हुए बिहार अग्निशमन विभाग ने पूरे राज्य में जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये विशेष अभियान विभाग की डीजी शोभा अहुतकर के नेतृत्व में चलाया गया, जो अगले 2 महीनों तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि आग लगने पर तुरंत उस पर कैसे काबू पाया जाए। वो आग लगने की घटना जो है वो आम हो जाती है और सबसे ज्यादा आग जो है वो घरेलू गैस का इस्तेमाल करने या चूल्हे पे खाना बनाने के दौरान होती है या शॉर्ट सर्किट से होती है। तो यहाँ देखिए पटना में जो फायर सर्विसेज के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे बीरचंद पटेल पथ स्थित जो स्लम बस्ती है, यहाँ पे आकर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि कैसे आग लगने की घटना के बाद जो है वो आग पर आप काबू पा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। तो हमारे साथ मनोज नट हैं, डीआईजी हैं पटना अग्निशमन विभाग के, इनसे बात करते हैं। सर, ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो चला रहे हैं, मोटिव जो है आग लगने पर हालात को काबू में करने को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे महानिदेशक महासमाष्टा महोदय पूर्व में एडवाइजरी जारी की थी कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पर विशेष रूप से अभियान चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को समय फायर ब्रिगेड को नहीं मिलती है, क्योंकि जो झोपड़ी में आग फैलती है बहुत तेजी से फैलती है, घास फूस की रहती है, प्लास्टिक रहता है, इसके कारण कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ही गहन और सघन अभियान चलाकर झुग्गी झोपड़ी को जो आग है उससे बचाव के तरीके हैं, जो तरकीब है उसको बताया जा रहा है
और आज मॉक ड्रिल उसी क्रम में मॉक ड्रिल यहाँ कराया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा सके। और इस बस्ती में कि आग बुता किस तरह से गैस बुत जाता, क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है ये? अच्छा, हाँ आसान है जी जी। चलिए, जागरूकता जो है कहा जाता है कि अगर आप जागरूक हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ी से बड़ी घटना को जो है वो रोका जा सकता है, या फिर घटना होती है तो उस पर तत्काल नियंत्रण पाया जा सकता है। और उसकी ही एक वानगी है जो आज यहाँ पे देखने को मिली है, लोगों को अवेयर किया गया है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बेहतर कदम जो है वो पटना अग्निशमन विभाग की तरफ से उठाया गया है, जिसकी एक तस्वीर आज यहाँ पे वीरचंद पटेल पथ स्थित जो स्लम बस्ती है यहाँ पे देखने को मिली है। कैमरा पर्सन सूरज के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया को ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। अब इसके तहत 53 मौजा की जमीन की खरीद बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इस परियोजना के बाद नगर निगम का क्षेत्रफल 90 से बढ़कर लगभग 650 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नई टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, पार्क, स्टेडियम और औद्योगिक जोन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पूर्णिया एयरपोर्ट से हरदा तक 4 लेन सड़क और एरोसिटी का भी निर्माण होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में एक जो स्वीकृति दी गई है सैटेलाइट टाउन्स के, उसमें पूर्णिया शहर का भी नाम आया है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। सैटेलाइट टाउनशिप का मतलब होता है कि एक अलग से एक टाउनशिप निर्माण करना। जो हमारा एग्जिस्टिंग टाउनशिप है उसके बहुत दूरी नहीं हो करके उसके आसपास के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र को तलाश करना जहां पूरी एक अच्छे से कंप्लीट एक प्लान्ड वे में जो सिटी डेवलप की जाती है उसको सैटेलाइट टाउनशिप का दर्जा दिया जाता है। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पश्चात नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक संकल्प जारी किया गया है, जिसमें हमारे पूर्णिया जिला अंतर्गत मुख्य रूप से के नगर अंचल और पूर्णिया पूर्व के कुछ मौजों को कोर क्षेत्र और विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर वहां पे ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, जो कि शहरी विकास के लिए सुनियोजित शहरी विकास के लिए एक आवश्यक कदम है, के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हमारे पूर्णिया जिला अंतर्गत 53 मौजे प्रभावित हो रहे हैं। कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि बिहार के 11 शहरों को अब सैटेलाइट टाउनशिप में डेवलप किया जाएगा और उसमें पूर्णिया का भी नाम है। और पूर्णिया के नगर और पूर्णिया ईस्ट के कुल 53 मौजा को इसमें रखा गया है, जिसका कि जमीन के अब क्रय विक्रय पर भी रोक लगा दी गई है। हमारे साथ यहाँ के पत्रकार हैं मलय कुमार जी, आइए इनसे बात करते हैं। मलय जी, ये अभी सरकार का जो आया है डिसीजन 11 शहरों को टाउनशिप में सैटेलाइट टाउनशिप, इससे क्या फायदा होगा? पूर्णिया का भी नाम है इसमें। देखिए, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें कुल 11 ऐसे जिले हैं जिसमें सैटेलाइट टाउनशिप जो है की शुरुआत की जा रही है। और पूर्णिया तेजी के साथ उभरता हुआ शहर है, उसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर भी अब टाउनशिप की व्यवस्था करने की बात कही है। बिल्कुल, तो लोग काफ़ी खुश हैं। कुल 11 शहरों में पूर्णिया को भी लिया गया है और पूर्णिया के कुल 53 मौजा के जमीन की खरीद बिक्री पर फिलहाल 30 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है। और सरकार ने जो फैसला लिया है उसके तहत अब पूर्णिया को भी सैटेलाइट टाउनशिप में डेवलप किया जाएगा। पूर्णिया में अब एयरपोर्ट भी आ गया है। पूर्णिया में अब 6 लेन पूर्णिया से पटना तक बनना है। इसके अलावा रोड और रेलवे के मामले में भी पूर्णिया धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। अगर ये टाउनशिप बन जाता है, ये सैटेलाइट टाउनशिप, तो इस इलाके का और ज़्यादा विकास होगा। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां रेलवे के लोको पायलट की गोली मारकर हत्या हुई है। बाइक से आए 2 अपराधियों ने रेलवे कर्मचारियों को गोली मारकर फरार हो गए। आनंद फानन में रेलवे अस्पताल लाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र कुमार गौतम के रूप में हुई है। सरायकेला के आदित्यपुर के रहने वाले हैं। रेलवे कर्मचारी के साथ जमीन कारोबारी का काम करते थे। सीटीएसपी डीएसपी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे लॉबी गेट के पास की घटना सामने आई है। तो रेलवे के लोको पायलट की गोली मारकर हत्या हुई है। बाइक से 2 अपराधी पहुंचे थे और रेलवे कर्मचारी को गोली मारकर फरार हो गए। आनंद फानन में रेलवे अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने लोको पायलट को मृत घोषित कर दिया गया। सरायकेला का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र कुमार गौतम के रूप में हुई है। जमीन कारोबारी
के साथ काम करता था। बागबेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। आशीष हमारे साथ है, न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। आशीष, आखिर किस बात को लेकर के लोको पायलट की हत्या हुई है? जी बता दूं कि कल बागबेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात जब रेलवे लोको पायलट जो है वो अपना काम करके रेलवे के जो स्टेशन है उससे बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधी वहां मौके पर मौजूद थे और ताबड़तोड़ 2 गोली मारी, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। हालांकि गोली चलने के बाद आसपास के इलाके में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें उठाकर घायल को रेलवे अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि ये सरायकेला के आदित्यपुर के रहने वाले हैं और रेलवे के लोको पायलट के साथ साथ ये जमीन के कारोबारी भी करते थे और इसी को लेकर जिस तरह बातें सामने आ रही है कि उस जमीन विवाद को ही लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद सूचना मिलते ही सिटी एसपी, डीएसपी तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कौन थे। सीसीटीवी अगल बगल जो लगे हुए उसकी खंगाली ली जा रही है, मगर जिस तरह बातें सामने आ रही है कि रेलवे के साथ साथ ये जमीन का कारोबार करते थे और इसी को लेकर ये विवाद चल रहा था, जिसके बाद जो अपराधी है वो आदित्यपुर से आते हैं, घात लगाए बैठे रहते। जब ये रेलवे के काम करके जब ये स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो उसी दौरान इसे गोली मार दी जाती है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्यों क्या कारण था इस हत्या का। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे के बाद बवाल हुआ। किशोर की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने बाइक सवार की पिटाई कर दी और यहां पर पिटाई से व्यक्ति की मौत हो गई। सड़क हादसे का मामला सामने आ रहा है कटिहार से। एक किशोर की मौत के बाद दरअसल बवाल हुआ और यहां पर भीड़ ने एक बाइक सवार की पिटाई कर दी और भीड़ की पिटाई से व्यक्ति की मौत हुई। सुब्रत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुब्रत, सड़क हादसा का मामला सामने आ रहा है, किशोर की मौत, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये काफी दुखद और दर्दनाक घटना है। बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है ये कटिहार का काफी रिमोट इलाका है और एक मोटरसाइकिल में दुर्घटना से एक 15 वर्षीय किशोर के मौत हो जाता है, जो काफी दुखद है और उसी समाज के लोग जो रहते हैं उन्हीं के द्वारा ये दुर्घटना होता है और निश्चित तौर पर किसी घर में मौत और मातम में तब्दील हो जाता है। लेकिन उसके बाद समाज किस तरह ऑन स्पॉट फैसला करता है, ये बहुत बड़ा दुखद पक्ष है और इससे कानून को कहीं ना कहीं चुनौती देने वाली बात भी दिखाई देता है। उस मोटरसाइकिल सवार को ग्रामीण ही पकड़ लेते हैं और उसे बिजली के पोल से बांध दिया जाता है और लंबे देर तक पिटाई किया जाता है, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार का भी जान चला जाता है। हालांकि माहौल काफी तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस के बड़े पदाधिकारी पहुंचते हैं, सब कुछ स्थिति सामान्य करते हुए और जिसे पीट कर हत्या किया जाता है उनको भी पोस्टमार्टम के लिए देर रात भेजा गया है और आगे की कार्रवाई किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो कानून की राज की चर्चा हो रहा है, इस बीच कानून को चुनौती देना अपने आप में एक बड़ी बात है और निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति को भी पुलिस आगे कार्रवाई की दिशा में देख रही है। ठीक है सुब्रत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आरा पटना डीडीयू रेलखंड के बक्सर स्टेशन पर 5 घंटे के मेगा ब्लॉक के कारण अपलाइन में कई गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। वहीं कई ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित करके चलाया जा रहा है, जिसके कारण आरा रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस मेगा ब्लॉक के कारण अपलाइन में परिचालन बंद है, जिसके कारण यात्री काफी परेशान है। रेलखंड के अप लाइन में आरा से यात्रा करने वाले यात्री के लिए आज ये खबर जानना जरूरी है, क्योंकि आज इस अप लाइन में आरा जंक्शन से जो गाड़ियां चलने वाली हैं, कई के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं और कई गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि 5 घंटे का मेगा ब्लॉक बक्सर स्टेशन पर लगाया गया है, जिसके कारण गाड़ियों के परिचालन पर सीधे तौर पर असर पड़ा है और इस रूट से जाने वाली कई गाड़ियों के मार्ग बदल दिए गए हैं, जिसके कारण यात्रियों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो डाउन लाइन है उस पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। डाउन लाइन में गाड़ियां जो है चल रही हैं, लेकिन अप लाइन में आज मेगा ब्लॉक के कारण गाड़ियों के परिचालन में परिवर्तन किया गया है। 5 घंटे से ज़्यादा का ये मेगा ब्लॉक लगाया गया है, जिसके कारण देखिए अप लाइन में रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। काफ़ी कम संख्या में जो रेल यात्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। वहीं डाउन लाइन को इससे अलग रखा गया है। डाउन लाइन में गाड़ियों का परिचालन लगातार जारी है,
लेकिन अप लाइन में कई जो गाड़ियां हैं इस आरा जंक्शन के रास्ते जो डीडीयू से होकर के देश के विभिन्न कोने में जाती हैं, उस पर गाड़ियों के जो यात्री हैं आज उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेगा ब्लॉक के कारण गाड़ियों के परिचालन का मार्ग बदल दिया गया है, कई गाड़ियों का मार्ग जो है परिवर्तित कर दिया गया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।